हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सेंट्रल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। क्या होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उनके फॉर्मेशन का मैकेनिज़्म कैसा होता है, एंड व्हाट इज़ आई ऑफ द साइक्लोन, इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और साइक्लोन्स की डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं, इन पर भी बात करेंगे कि कैसे एक छोटे से डिस्टरबेंस से लेकर कैसे वो साइक्लोन या सुपर साइक्लोन बनता है, इनको भी डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क जोन्स की। इंडिया में वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है इन साइक्लोन्स की वजह से, जहाँ सबसे ज़्यादा डैमेज के चांसेस होते हैं। फिर बात करेंगे आईएमडी किसी साइक्लोन के आने पर कौन कौन से स्टेज पर कौन कौन सा अलर्ट जारी करता है, तो जो स्टेजेस ऑफ अलर्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे इनके जो नामकरण का जो प्रोसीजर है, कैसे किसी साइक्लोन को नाम दिया जाता है, उस पर भी बात करेंगे। और एट लास्ट डिस्कस करेंगे कुछ रीसेंट एग्जांपल्स को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या हैं। तो दीज आर इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म्स। ये बहुत ही इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म होते हैं जो कि ओरिजिनेट करते हैं वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस में। और क्यों ये वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस में ही ओरिजिनेट करते हैं, आगे बात करेंगे, हम समझेंगे इन चीज़ों को। और अगर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई विंड स्पीड और बहुत ही हैवी रेनफॉल। तो ये तीन फीचर्स इनकी खास बातें हैं, स्पेशलिटी है इनकी। और इनमें जो विंड स्पीड है, ये जब एक्सट्रीम साइक्लोन आते हैं तो 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच करते हैं। और बहुत ही रेयर केसेस में कोई साइक्लोन जो है सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस समय इसकी जो विंड स्पीड है वो 220 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो सकती है। और जब भी कोई साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा तो हमेशा जो सी लेवल है वो नॉर्मल लेवल से थोड़ा राइज हो जाएगा अप टू 6 मीटर्स। ये भी डैमेज कर सकता है। फिर इसके बाद काफ़ी हैवी रेनफॉल और स्टॉर्म आते हैं जो कि आसपास का, जहाँ भी साइक्लोन टकराता है तो उसके आसपास के पूरे एरिया को अफेक्ट करता है। और अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ये ओरिजिनेट करते हैं इन द वार्म सीज ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी, ITCZ एंड कोरियोलिस फोर्स। ये दोनों चीज़ें भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में। और इनको किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे सेपरेटली, क्योंकि ये दोनों अपने आप में एक डिटेल टॉपिक हैं। अभी फोकस करते हैं हम अपने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पर। और एक और पॉइंट, दैट दीज आर मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर के मुकाबले जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर ओशन बॉडीज़ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज़। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है कि लैंड बॉडी ज़्यादा है और वाटर बॉडी कम है। और लैंड की एक ख़ास बात होती है, देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है, जिस वजह से जो आसपास वाटर बॉडी है उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है। प्लस अनदर रीज़न इज़ क्योंकि ये पूरा रीजन लाई करता है ट्रॉपिकल जोन में, इस वजह से जो सन रेज़ हैं वो डायरेक्टली फॉल होती हैं इस रीजन पर। और ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिस वजह से जो सरफेस टेम्परेचर होता है वाटर का यहाँ पर वो ज़्यादा होता है। और इसके बाद एट लास्ट these arises on the east coast of the land due to absence of cold current। जितने भी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं मोस्टली दे ओरिजिनेट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द लैंड। वेस्टर्न कोस्ट पर जो कोल्ड करंट होती है उस वजह से वहाँ पर जो गर्म हवा क्रिएट होती है वो नहीं बन पाती है, और उस वजह से जो सर्कुलर मोशन होता है एयर का वो एब्सेंस होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिस वजह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो लैंड के किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पर नहीं पाए जाते, बट ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग अभी चीज़ें बदल रही हैं। पिछले 4-5 सालों से ये देखने को मिल रहा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो कॉन्टिनेंट्स के
वेस्ट कोस्ट पर भी पाए जा रहे हैं। तो ये मैप है और ये हमारे सामने है इक्वेटर, और ये 0 से 5 डिग्री नॉर्थ, 0 से 5 डिग्री साउथ, ये जो रीजन है इसमें साइक्लोन्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, रेयरली कभी कदार आते हैं, और वो भी उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल सबसे मेन कारण होता है वो है कोरियोलिस फोर्स। तो उसको कभी और दूसरे वीडियो में हम जानेंगे। और 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक, और फिर उसके बाद 5 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक, तो इस रीजन में ही सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। तो जैसा अभी हमने मैप में समझा कि 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में यही रिस्पॉन्सिबल होता है रीजन, और जो टेम्परेचर होता है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से वहाँ पर वेपराइजेशन ज़्यादा होता है, वेपराइजेशन की वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि गर्म हवा वहाँ पर होती है। और जो डाइवर्जेंस है विंड का वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डाइवर्जेंस ऑफ विंड हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि कैसे 12 से 15 किलोमीटर की हाइट पर जो विंड का डाइवर्जेंस है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे साइक्लोन के फॉर्मेशन में। और फिर इसके बाद एक और फैक्टर है वो है क्यूमुलस क्लाउड्स। इनका भी फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है रेन के लिए, बारिश इन्हीं की वजह से होती है। तो जानेंगे इन सारे फैक्टर्स को और थोड़ा डिटेल में आगे। फिर एट लास्ट जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ही सोर्स होती है इस साइक्लोन की एनर्जी का। अब मैकेनिज़्म को समझते हैं कि कैसे ये पूरा मैकेनिज़्म इसका काम करता है। तो जो ओशियन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से जैसे ही ऊपर बढ़ने लगता है तो जो उसके आसपास की हवा है, गर्म हवा, वो ऊपर उठेगी और कंटिन्यूस वेपराइजेशन होगा। उस वजह से जो और ज़्यादा गर्म हवा बनेगी, वो सारी गर्म हवा ऊपर उठती है, ये हम जानते हैं। और इस गर्म हवा के ऊपर उठने की वजह से एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। इस मान लिया ये सरफेस है और यहाँ पर जो है ये अभी गर्म हवा है, और अगर ये जैसे ही ऊपर उठने लगेगी, ऊपर की तरफ जाने लगेगी, तो यहाँ इस पर्टिकुलर रीजन में एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा। और उस वॉइड को कौन फिल करेगा? आने वाली आसपास की ठंडी हवाएं इस पूरे रीजन को फिल कर लेंगी। लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर इस पूरे सरफेस का ज़्यादा है, अप टू डेप्थ ऑफ 60 मीटर। तो इस वजह से क्या होगा? कंटिन्यूस सप्लाई होगी वार्म एयर की, और ये जो वार्म एयर लगातार ऊपर उठती रहेगी और यही फेवरेबल कंडीशंस बनाती हैं। फिर इसके बाद ह्यूमिडिटी क्या होगी? बहुत ही हाई हो जाएगी इस पूरे प्रोसेस के दौरान। और एट लास्ट क्या होगा कि जो वार्म एयर लगातार उठ रही है वो पहुंच जाएगी एक हाइट को 12 से 15 किलोमीटर के बीच में। और जब यहाँ पर पहुंच जाएगी तो हम जानेंगे आगे कि क्या होता है उसके बाद। तो ये एक डायग्राम है, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये है वाटर बॉडी, इसका टेम्परेचर जैसे ही 26 या 27 को क्रॉस करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो आसपास की हवा है, ये पूरी हवा यहाँ इस रीजन में ये गर्म होने लगेगी, और गर्म होने की वजह से ऊपर उठेगी। ये एरोज दिखा रहे हैं मूवमेंट, ये गर्म हवा ऊपर उठ रही है। अब जब ऊपर उठ जाएगी यहाँ की हवा तो यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी और इस वॉइड को फिल करेगी जो आसपास की कूल एयर है, जो आसपास ठंडी हवा है, वो जल्दी से इस एरिया को फिल कर लेगी। लेकिन टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा है, इस वजह से ये जो ठंडी हवा आ रही है ये भी गर्म हो जाएगी और अल्टीमेटली ये भी ऊपर उठने लगेगी। और बीच में ये जो रीजन है, बीच में यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर एरिया, और जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा तो ये जो गर्म हवा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगेगी और लगातार ऊपर उठती रहेगी। यानी साइक्लोन जो होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इनमें हवा का जो मूवमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब जब हवा, जो गर्म हवा ऊपर उठी है, एक सर्टेन हाइट को पहुंच जाएगी 12 से 15 किलोमीटर, तो वहाँ पर होगा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब है कि वहाँ पर जो एक्यूमुलेशन हुआ है इस गर्म हवा का, वो वहाँ से डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगी। और वही, क्योंकि जो एयर उठती आई है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती आई है, और जब वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगी, यानी जब उसका डाइवर्जेंस होगा, तो वहीं पर फॉर्मेशन होगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का। क्यूमुलोनिम्बस ये वही क्लाउड है जो कि हैवी रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
और इन्हीं की वजह से बहुत बारिश होती है जब भी साइक्लोन्स, चाहे वो ईस्टर्न कोस्ट पर आए चाहे वेस्टर्न कोस्ट पर आए। और ये हमने अभी डिस्कस किया, एट द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस विंड की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करती है। फिर इसके बाद जो सेंटर होता है साइक्लोन का, वो ही सेंटर को हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। जैसे ये डायग्राम हम फिर से देखते हैं कि यहाँ पर गर्म हवा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उठ रही थी और उठते उठते ये जो लेवल है दिस इज़ 12 to 15 किलोमीटर्स, राइट। इस लेवल पर जब पहुँचेगी, कहीं आपको 12 से 15 किलोमीटर लिखा मिलेगा, कहीं 12 से 18, कहीं 15 से 18, तो ओवरऑल यही रीजन है। इस रीजन में जैसे ही हवा पहुँचेगी तो वहाँ पर डाइवर्ज होगी और डाइवर्ज होने के बाद इस पूरे रीजन में यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का, और इसी की वजह से बारिश होती है बहुत। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये पूरा लो प्रेशर एरिया होता है और इसके बाहर हाई प्रेशर होता है। और यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं, इस पूरे रीजन को आई क्यों बोलते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना जान लेते हैं कि ये लो प्रेशर एरिया होता है और यहाँ पर क्लाउड जो हैं बहुत ही कम होते हैं मतलब, लेकिन बहुत कम। यहाँ पर ज़्यादा होती डेंसिटी इनकी। और जैसे ही हम सेंटर से दूर हटेंगे, यानी मान लिया दिस इज़ 0.1, राइट, और इसको मान लेते हैं 0.2, तो सेंटर से जब भी हम 1 की तरफ बढ़ेंगे, यानी बाहर निकल रहे हैं, अभी इस डायरेक्शन में भी 1 है, इसको भी मान लेते हैं 0.1 और इसको मान लेते हैं 2, दिस इज़ 0.2। तो जैसे ही सेंटर से अब हम 1 में आए किसी भी डायरेक्शन में, तो हमेशा 1 पे जब आएंगे तो विंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी और बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा होगा। और जैसे ही हम 1 से 2 की तरफ बढ़ेंगे तो विंड की स्पीड ज़्यादा होगी लेकिन 1 के कंपैरिजन में कम होगी और रेनफॉल भी कंपैरेटिवली कम होगा। यानी सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हो रही होगी, 1 में, और उसके कंपैरिजन में कम बारिश हो रही होगी और विंड की स्पीड भी कम होगी, वो होगी 2 में। लेकिन 3 में, इसको अगर हम 3 मान लें, यानी जो सेंटर है, तो इसमें ऑलमोस्ट नो रेनफॉल होगा और जो विंड की स्पीड है वो भी काफ़ी हद तक मॉडरेट होगी। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब आई ऑफ द साइक्लोन को डिस्कस करते हैं। तो आई ऑफ द साइक्लोन, इसी को सेंटर ऑफ द साइक्लोन भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, बोथ आर सेम। इसके जो फीचर्स हैं, काम वेदर, यानी जो मौसम है वो काफ़ी शांत रहेगा, ऑलमोस्ट नो रेनफॉल होगी, विंड की स्पीड भी काफ़ी नॉर्मल मॉडरेट लेवल पर होती है, जो आंधी तूफान आते हैं वो नहीं आ रहे होंगे, क्लियर स्काई दिखेगा। तो कहीं कहीं पर जहाँ एकदम परफेक्ट कंडीशंस होती वहाँ एकदम ही क्लियर स्काई दिखेगा और कहीं कहीं पर कुछ कुछ क्लाउड्स दिखेंगे। ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। अब ये हमारे सामने स्क्रीन पर 2 फोटोज़ हैं, जिसमें ये एक साइक्लोन है, इसका ये टॉप व्यू है, जिसमें हमें दिख रहा है कि ये कैसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो हैं इनका फॉर्मेशन हमें यहाँ नज़र आ रहा है और बीच में ये है हमारा आई। तो यहाँ हमें दिख रहा है जो क्लाउड्स हैं उनका फॉर्मेशन बहुत ही कम है। और ये इनसाइड व्यू है, एक रिसर्च वेसल ने ये फ़ोटो खींची थी। तो ये यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो आसपास का एरिया है चारों तरफ, यहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ऊपर लेवल तक है, लेकिन जो बीच का एरिया है यहाँ पर क्लाउड्स नॉर्मल दिख रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ऐसा हमेशा नहीं होगा कि एकदम ही क्लियर स्काई दिखे, हाँ ऑलमोस्ट क्लियर स्काई होगा, छोटे मोटे कुछ क्लाउड्स होंगे ही। आसपास क्या होंगे, यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्मेशन, ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं ये बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से उस एरिया में रेनफॉल ज़्यादा हो रहा होगा और यहाँ पर काफ़ी काम रहता है वेदर। अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइक्लोन। एक साइक्लोन कैसे एक डिस्टर्बेंस से शुरू होता है और कैसे वो साइक्लोन सुपर साइक्लोन बनता है। तो इसकी शुरुआत होती है एज अ लो प्रेशर डिस्टर्बेंस। लो प्रेशर डिस्टर्बेंस का मतलब है कि गर्म हवा ऊपर उठने लगती है और उसी बीच क्या होगा, जो आसपास की ठंडी हवा है वहाँ एंटर करने लगेगी, उस वॉइड को फिल करने लगेगी, ह्यूमिडिटी हाई होगी। तो इस सिनेरियो को ही, जब भी ऐसी कंडीशंस होंगी, इनको ही लो प्रेशर डिस्टर्बेंस कहा जाता है। तो IMD आइडेंटिफाई करता है इन लो प्रेशर डिस्टर्बेंसेस को अपने सैटेलाइट्स के मदद से। फिर बात करते हैं
कि जब भी ये कंडीशंस होंगी तो विंड स्पीड क्या होगी, कंटिन्यूसली बढ़ने लगेगी, रेनफॉल ज़्यादा हो जाएगा और जो स्टॉर्म है वो स्टॉर्म आने लगेंगे और अल्टीमेटली ये जो टोटल सिनेरियो है ये स्ट्रॉन्ग होता रहेगा दिन पर दिन। तो अभी आगे हम जानेंगे कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं और इसके लिए मतलब ये जो भी इंफॉर्मेशन इस रिगार्डिंग होती है तो ये इसके लिए जो भी मैसेज या नोटिफिकेशन आते हैं वो आते हैं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से और यही डिपार्टमेंट साइक्लोन्स को डिवाइड करता है 7 डिफरेंट कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ द साइक्लोन और द स्टॉर्म और द कैपेसिटी ऑफ डैमेज, राइट। अब जानते हैं आगे वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो ये वो अलग अलग स्टेजेस हैं। कुछ जगहों पर आपको 6 स्टेजेस लिखी मिलेंगी, कुछ जगहों पर 7। तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंसिव फॉर्म लूँगा, 7 स्टेजेस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो इनिशियल स्टेज है वो है लो प्रेशर डिस्टर्बेंस। तो ये बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में जैसे ही कहीं पे मॉनिटर हो गई तो आईएमडी उसको नोटिफाई करेगा। और इसकी खास बात क्या है, इसको कैसे पहचाना जाएगा, इस समय इन कंडीशंस में जो विंड की स्पीड होगी इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करते हैं कि कौन सी स्टेज है। तो जब भी लो प्रेशर डिस्टर्बेंस का जो स्टेज होगा यहाँ पर विंड स्पीड होगी लेस देन 31 किलोमीटर्स पर आवर। फिर ये 1-2 दिन होता है, 1-2 दिन लग जाते हैं लो प्रेशर डिस्टर्बेंस को क्रिएट होने में। फिर उसके बाद ये चेंज हो जाता है डिप्रेशन में। डिप्रेशन में जो विंड की स्पीड होती है वो हो जाती है 31 से 49 किलोमीटर्स पर आवर। फिर ये कन्वर्ट हो जाता है फर्दर डीप डिप्रेशन में, इसमें भी 1 से 2 दिन लग जाता है यूजुअली। कभी कभार अगर जो आसपास की कंडीशंस हैं वो ज़्यादा फेवरेबल हुई तो विद इन 1 डे ये जो है डीप डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ये डीप डिप्रेशन कन्वर्ट होता है साइक्लोनिक स्टॉर्म में। इस समय जो स्पीड होती है विंड की वो 61 से 88 किलोमीटर पर आवर्स के बीच में होती है और ये फर्दर कन्वर्ट होता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में, उसके बाद एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में। तो अभी मई में गुजरात में जो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था जिसका नाम था ताउते, वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। और इसके बाद बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम कंडीशंस में ऐसा होता है कि हमें कोई सुपर साइक्लोन बनता दिखे। यानी एक्सट्रीमली सीवियर जो साइक्लोन स्टॉर्म्स होते हैं उनमें विंड की स्पीड होती है 117 टू 221 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ज़्यादा है, अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती है। फिर उसके बाद अगर परफेक्ट टाइम मिला इसको, क्योंकि उतना टाइम चाहिए, 1 से 2 दिन यहाँ लग जाता है, फिर डिप्रेशन में अगला 1 दिन, उसके बाद 1 से 2 दिन डीप डिप्रेशन में लगता है, फिर 1 दिन लगता है साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने में और 2 दिन लगभग लग जाते हैं सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कन्वर्ट होने में और फिर इसी को 1 दिन और लगता है, 1 से 2 दिन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक बनने में। तो ये सब इवेंट्स में एक टाइम लग रहा है, 7 से 8 दिन, 10 दिन भी लग सकता है। तो उतने दिन अगर सर्वाइव कर पाता है तो उसके बाद तब चांसेस बनते हैं सुपर साइक्लोन बनने के। तो ये बहुत ही रेयर होते हैं और इस समय विंड स्पीड जो होती है वो 221 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में और आगे। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो भारत में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, तो कौन से स्टेट्स जो हैं सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं, तो इन सबको जानेंगे। तो अगर हम टॉप 3 स्टेट्स की हम बात करें जो सबसे ज़्यादा रिस्क में है तो वो है गुजरात, फिर दूसरा है उड़ीसा और तीसरा है वेस्ट बंगाल। तो इन 3 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है और इसके बाद अगर किसी में है तो 4th नंबर पर आता है तमिलनाडु। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये सारे स्टेट्स हमारे कोस्टल स्टेट्स ही हैं। क्यों? क्योंकि जो साइक्लोन्स हैं वो ओरिजिनेट कहाँ हो रहे हैं, ओशियंस में, या तो बे ऑफ बंगाल में होंगे या फिर अरेबियन सी में होंगे। तो ऑब्वियसली जो रिस्क होगा वो सबसे ज़्यादा कोस्टल स्टेट्स में ही होगा। फिर ऑब्वियसली जो लक्षद्वीप और अंडमान का एरिया है ये भी अफेक्टेड होते हैं, इनमें भी काफ़ी रिस्क होता है। और स्पेशली जो ईस्टर्न, अगर हम कोस्ट वाइज देखें सबसे ज़्यादा डैमेज, सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होता है तो ईस्ट में हमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं पहले आपको रीज़न बताया कि जो साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो यूजुअली ओरिजिनेट होते हैं ईस्ट साइड में। जो भी लैंड होगा उसके हमेशा ईस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट में होते हैं बहुत कम। और अभी कुछ सालों से ये इंसिडेंट बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है इसलिए क्योंकि उसका जो रीज़न है वो है क्लाइमेटिक चेंज या फिर हम कहें ग्लोबल वार्मिंग। तो इन
इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ अलर्ट, यानी जो आईएमडी जो अलर्ट देता है राज्यों को अलग अलग, तो वो किस बेसिस पर देता है, पहले कौन कौन से देता है ये जानेंगे। एक येलो वार्निंग देता है, फिर उसके बाद और सीवियर होने पर ऑरेंज वार्निंग देता है, और एट लास्ट जब सीवियरिटी ज़्यादा होती है उस समय रेड वार्निंग देगा। तो जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे दिया जाता है। तो ये जो वार्निंग दी जाती है ये टोटल चार तरह से कैसे, जो 3 वार्निंग हमने पहले डिस्कस की, येलो, ऑरेंज एंड रेड, उससे पहले एक प्री साइक्लोनिक वॉच इशू किया जाता है। दिस इज़ मोर ओवर लाइक अ ब्रीफिंग, और ये इन्फॉर्मेशन देते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये डायरेक्टली खुद जो है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करते हैं, प्लस जो चीफ सेक्रेटरीज होते हैं ऑफ द कंसर्न मैरीटाइम स्टेट्स, यानी जो भी कोस्टल स्टेट्स उस पर्टिकुलर साइक्लोन से अफेक्टेड हो सकते हैं उनको, और प्लस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं उनको डीजी ऑफ मेट्रोलॉजी खुद इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है और कैसी कंडीशंस हो सकती हैं, कितना सीवियर हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों का एक रफ एस्टिमेट उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो पहली वार्निंग इशू होती है उसको साइक्लोन अलर्ट भी कहा जाता है या फिर येलो वार्निंग भी कह सकते हैं, और ये जारी होती है 48 घंटे पहले। 48 घंटे पहले किसके, कि जब वो साइक्लोन जो है हमारे लैंड से यानी इंडिया के मेन लैंड से टकराएगा, उसके 48 घंटे पहले ये येलो वार्निंग इशू होती है। और दूसरी वार्निंग जो इशू होती है उसको साइक्लोन वार्निंग कहेंगे या फिर ऑरेंज वार्निंग कहते हैं, और ये होती है 24 आवर्स पहले। तो यानी वो साइक्लोन जो इंडिया का मेनलैंड है वहाँ तक पहुँचे, किसी राज्य से वो टकराए, तो उसके 24 घंटा पहले आईएमडी ये वार्निंग इशू करता है, और उसमें जो भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनको वेदर की सीवियरिटी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है और दूसरी फोरकास्ट उनको पहुंचा दी जाती है। फिर इसके बाद तीसरी जो वार्निंग है वो है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, यानी रेड वार्निंग। इसमें क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इंडिया के मेनलैंड से टकराने से पहले 12 घंटे पहले ये वार्निंग जारी की जाती है, और इसमें स्टेट्स को, जो भी कंसर्न स्टेट्स होते हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप वहाँ रह रहे लोगों को निकाल लें, जितना ज़्यादा हो सकता है हम डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो डायरेक्शन है मूवमेंट का उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि किस डायरेक्शन में ये साइक्लोन बढ़ सकता है, कहाँ टकरा सकता है, ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्लस नेशनल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं ये जो नामकरण की विधि है इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, तो इस पूरे मैकेनिज़्म को समझेंगे तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO रिस्पॉन्सिबल है इन साइक्लोन्स के नामकरण के लिए। समझेंगे कैसे, तो ये एक लिस्ट बनाता है, उस लिस्ट को रोटेट करता रहता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम्स की। तो WMO ने वर्ल्ड को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से जो इंडियन ओशियन रीजन है विच इज़ बे ऑफ बंगाल एज वेल एज द अरेबियन सी एरिया, तो ये दोनों रीजन उस पर्टिकुलर इंडियन ओशियन रीजन में आते हैं। और ये जो नामकरण है ये किया गया था सन 2000 में मस्कट में 27 सेशन ऑफ WMO। वहाँ पर ये फैसला लिया गया था कि हाँ ठीक है, हम अलग अलग कंट्रीज़ की तरफ से प्रपोजल्स आए, उनके नाम्स को एक्सेप्ट किया गया, और इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं 2004 से, यानी सितंबर 2004 से हम इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के जो नेमिंग का मैकेनिज़्म बनाया गया था उसको फॉलो कर रहे हैं। और इनिशियली 8 कंट्रीज़ इसके मेंबर थे, बट लेटर ऑन 5 अनदर कंट्रीज़ हैव जॉइंड। तो अभी प्रेजेंट में 13 कंट्रीज़ हैं और हर देश ने 13 नाम सुझाए हैं। तो टोटल 169 नेम्स हैं हमारे पास, और उन्हीं 169 नेम्स को रोटेट किया जाता है, और ये काम करता है WMO, राइट। आगे समझेंगे इस पूरी मैट्रिक्स को। तो ये हमारे सामने वो पूरी मैट्रिक्स है। ये 13 देश हैं, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, वाहियात देश पाकिस्तान, फिर कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, देन UAE एंड देन यमन। तो ये 13 देश हैं जिनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, राइट। यू कैन नोटिस ये सारे देश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड हैं।
फिर इसके बाद हर देश ने ये 13 नाम सुझाए, जैसे बांग्लादेश ने ये 13 नाम सुझाए हैं, फिर इंडिया ने गति, तेज, मोरासू, आग, व्योम एंड ऑल। तो ऐसे करके हर देश ने 13 नाम सुझा दिए हैं। अब ये नाम रखे कैसे जाते हैं, तो ये जो लिस्ट है दिस इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 2020, राइट। लास्ट ईयर तूफान आया था निसर्ग, वहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। तो जब से ये लिस्ट ऑपरेट हो रही है तब से सबसे पहला जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था उसका नाम था निसर्ग। उसके बाद जो दूसरा साइक्लोन आया उसका नाम रखा गया गति, देन द थर्ड वन निवर, फोर्थ वन बुरेवी, एंड द फिफ्थ वन जो अभी लेटेस्ट गुजरात से जो टकराया ताउते, और अभी हमें जैसा कि मालूम है यास, इट इज़ येट टू कम, ये 26 या 27 मई में वेस्ट बंगाल से टकरा सकता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसका नाम होगा गुलाब, फिर शाहीन, तो जावाद। तो ऐसे आप समझ गए कि यही लिस्ट जब हम यहाँ लास्ट में मौका जब पहुँचेंगे तो मौका के बाद फिर से बांग्लादेश का जो फर्स्ट नाम होगा यहाँ से हम शुरू करेंगे और एट लास्ट यहाँ तक, और ख़त्म होने के बाद फिर से हम यहीं से शुरू करेंगे। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि इन केस जैसा अभी हमने बात की पहले कि साइक्लोन सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाए, ये बहुत रेयर होता है। तो जब भी ऐसा कोई रेयर इंसिडेंट होगा, यानी कोई ऐसा साइक्लोन बन जाए या सुपर साइक्लोन जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे, बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो, तो उस नाम को हम वहाँ से उस पर्टिकुलरली उस नाम को हम वहाँ से उस लिस्ट से हटा लेंगे, और जिस कंट्री ने वो नाम सजेस्ट किया होगा उसकी जगह हम नया नाम सजेस्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि ये एक नाम है रिवी, ये सुझाया है श्रीलंका ने। तो सपोज़ जब ये तूफ़ान जो आया, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आया, उसका नाम रिवी रखा गया और वो बहुत सीवियर था, उसने बहुत नुकसान किया, तो उसकी इस नाम को रिप्लेस कर दिया जाएगा और उसको एक प्रॉपर नाउन देकर एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन दे दिया जाएगा, और इसकी जगह श्रीलंका एक नया नाम सुझा देगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ रीसेंट एग्जांपल्स की। तो जैसा ताउते हमने डिस्कस किया कि गुजरात में अभी लास्ट वीक टकराया, जिसने काफ़ी नुकसान भी किया गुजरात में, और प्लस उसका असर जो बाकी नॉर्दर्न रीजन था, नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स थे, उसमें भी देखने को मिला। 2 दिन तक बारिश हुई, क्लाउडी एटमॉस्फेयर था। फिर उसके बाद जो अभी प्रेजेंट में जिस पर बात चल रही है कि 26 या 27 में नया है जो आकर टकरा सकता है, उसका नाम रखा गया है यास, और यास सजेस्ट किया है ओमान ने, जिसका मतलब होता है जैस्मीन, राइट। अब बात करते हैं एट लास्ट सैफिर सिम्पसन स्केल के बारे में, यानी कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो कितना डैमेज कर सकता है। तो इसको ये सैफिर सिम्पसन एक स्केल है जिसमें 1 to 5 ये स्केल है, और इसमें अकॉर्डिंग टू डैमेज, यानी अगर 1 रेटिंग किसी ट्रॉपिकल साइक्लोन को मिली है तो वो कुछ हद तक नुकसान करेगा, अगर 2 मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा नुकसान कर सकता है, और जो 3, 4, 5 हैं ये थोड़े मेजर हैं। मेजर कहने का मतलब है कि इन अगर किसी भी साइक्लोन को इन तीनों में से कोई भी रेटिंग मिलती है तो वो काफ़ी नुकसान कर सकता है, जान माल का काफ़ी नुकसान हो सकता है उस देश को। जैसे 3 को डिवास्टेटिंग डैमेज कहा गया है, 4th को वेरी सीवियर डैमेज कहा गया है, और 5 को कैटास्ट्रॉफिक डैमेज कहा गया है। कैटास्ट्रॉफिक डैमेज यानी उस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। जो बिजली है, सपोज़ इलेक्ट्रिसिटी में कोई पोल उखड़ गए या कुछ भी हुआ तो हो सकता है कई हफ्तों तक इलेक्ट्रिसिटी ना मिले, कई सारे लोगों की जान जा सकती है। तो इन्हीं सब कैलकुलेशंस की वजह से एक रफ एस्टिमेशन लगाकर सैफिर सिम्पसन स्केल को इस्तेमाल किया जाता है। So this was all about tropical cyclones. If you want to know about something else, please comment down. और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड देखते रहें नॉलेज।